Today we are going to start second paper of our LLB second year, Indian Penal Code, IPC भारतीय दंड संहिता 1860. What is IPC? It is a central act which defines definitions of crime, classification of crime, punishment of crime. It also defines general exceptions where criminal liability does not arise. आईपीसी भारतीय दंड संहिता एक केंद्रीय अधिनियम है जो अपराधों की परिभाषा, उनके प्रकारों और उनके दंडों को विहित करती है. साथ ही यह संहिता उन आपराधिक परिस्थितियों को भी बताती है, उन एक्सेप्शनल कंडीशंस को भी बताती है जहां के आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता. यह संहिता भारत में एक साधारण संहिता के रूप में प्रचलित है. यह विधि द्वारा स्थापित की गई है. यह कब से लागू हुई, कब इसका निर्माण हुआ, इसकी रूपरेखा क्या थी और इसकी पृष्ठभूमि क्या है. तो जैसा कि बताया 1860 का एक्ट है. भारत में इससे पूर्व 1833 तक किसी प्रकार का कोई कोडिफिकेशन या कोई संहिताकरण नहीं किया गया. सर्वप्रथम 1833 के चार्टर के तहत भारत में कोडिफिकेशन का कार्य शुरू किया गया. इससे पूर्व भारत में विभिन्न रियासतों के तहत न्याय का कार्य रियासतें करती थी, जहां पर अपराध के लिए कोई विशिष्ट परिभाषाएं नहीं थी, न किसी अपराध के लिए कोई विशिष्ट दंड विहित किया गया था. और ज्यादातर रियासत प्रमुख या राजा न्याय प्रदान करते थे. उस समय अपराधों के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं हुआ करती थी. व्यक्ति को अपराध के बारे में बोलकर बताया जाता था. लेकिन सर्वप्रथम 1833 के पश्चात यहाँ कोडिफिकेशन का कार्य हुआ और कोडिफिकेशन चार्टर आया. उसके तहत 1837 में प्रथम बार भारतीय दंड संहिता की रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया गया. इस विधि आयोग की अध्यक्षता थॉमस वी मैकाले द्वारा की गई. इस कोडिफिकेशन के तहत 1860 में भारतीय दंड संहिता तैयार हुई और दिनांक 6/10/1860 को यह पारित की गई. 1 जनवरी 1962 को यह संहिता भारत में लागू की गई. इस संहिता में जैसा कि बताया गया कि विभिन्न प्रकार के अपराधों का एक जगह संकलन किया गया. उनकी परिभाषाएं भी बताएं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके प्रकारों के बारे में भी बताया गया है. साथ ही उनके बारे में, दंड के बारे में भी बताया गया है. इस संहिता में 511 सेक्शंस हैं. साथ ही 23 अध्यायों में 23 लेसन्स में डिवाइडेड है. इसमें शुरुआत के जो कुछ लेसन्स हैं उनमें अपराधों के डेफिनेशंस के बारे में, शब्दों के अर्थ और उनकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया है. उसके पश्चात दंडों के बारे में, उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है. भारतीय दंड संहिता के शीर्षकों के आधार पर अध्ययन से पूर्व हमें भारतीय दंड संहिता के बारे में पूरी तरह से जान लेना आवश्यक या उचित होगा. भारतीय दंड संहिता अपराधों के बारे में बताती है. अपराध, ऑफेंस. सर्वप्रथम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफेंस? ऑफेंस क्या है? यह अपराध क्या है? अपराध के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं?
अपराध की स्टेजेस क्या है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो अपराध से क्या तात्पर्य है? क्या कोई कार्य जो धर्म के विरुद्ध हो या नैतिकता के विरुद्ध हो, क्या वह अपराध है? नैतिकता के विरुद्ध माता पिता को भोजन परोसना, उनको प्रणाम करना या अन्य किसी प्रकार का मोरल दायित्व, मोरल ड्यूटी, क्या उसकी अवहेलना करना अपराध है? क्या धार्मिक नियमों की अवहेलना, मांस मदिरा पान या कोई अन्य किसी प्रकार का ऐसा अधार्मिक कार्य, क्या ये अपराध है? अपराध की परिभाषा क्या है? तो सर्वप्रथम देखते हैं अपराध की परिभाषा क्या है। किसी संहिता में या इस संहिता में भी कहीं पर अपराध की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई, पर अपराध की एक सामान्य परिभाषा है कि अपराध किसे कहें। ऐसा कार्य या कार्य लो, ऐसा कार्य या कार्य लो, एनी एक्ट और ओमिशन जो कि विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया और जिसके लिए दंड विहित किया गया। A act or omission which is described by law and also describe about the punishment of that act or omission is called offense. तो ऐसा कार्य या कार्य लो, एक्ट और ओमिशन जो कि किसी विधि द्वारा, विधि दांडिक विधि, किसी दांडिक विधि द्वारा, आपराधिक विधि द्वारा जिस कार्य को या लोक को अपराध घोषित किया गया हो, परिभाषित किया गया हो और जिसके लिए दंड विहित किया गया हो, ऐसा कार्य और लोक ही अपराध बनता है। तो नैतिक दायित्व की अवहेलना या नैतिक नियमों की अवहेलना या नैतिकता के विरुद्ध जाके कोई कार्य करना या धर्म के जाके विरुद्ध कोई कार्य करने से आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है जब आप विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य या विधि को करने के लिए कोई कार्य के लिए आप आबद्ध हैं, वो लोप करें और जिसे अपराध की श्रेणी में परिभाषित किया गया हो या आपराधिक दंड संहिता में परिभाषित किया गया हो, वही अपराध बने। सिविल लायबिलिटी, ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा प्रोहिबिटेड है या करने के लिए कहा गया है बट उसके बावजूद भी नहीं किया जाता, तो ऐसे कार्य के लिए क्या आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है? फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, अगर नहीं भरे डेफिनेटली दायित्व उत्पन्न होगा, बट यह आपराधिक दायित्व नहीं होगा, यह आपराधिक दायित्व नहीं होगा। इस सिविल दायित्व, इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या बाउंड बाय लॉ टू डू समथिंग। तो ऐसा कार्य जो विधि द्वारा करने के लिए आबद्ध हो, नहीं किया जाए, जिससे क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो और जो क्रिमिनल कोड में कोडिफाइड हो, वही कार्य या लोक अपराध होगा, अन्य कोई कार्य या लोक अपराध नहीं होगा। इससे आगे चलते हैं। अपराध के तत्व क्या होंगे? अपराध का गठन किन तत्वों से मिलकर होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भारतीय दंड संहिता एक साधारण संहिता है जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों को एक जगह संकलित करती है। इसके अलावा भी भारत में कई तरह की दांडिक विधि प्रचलित है, जिसमें फूड एंड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, NDPS एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और इसी प्रकार के कई एक्ट प्रचलित हैं जो कि विशेष विधि से संबंधित है, विशेष विषय से संबंधित है।
लेकिन भारतीय दंड संहिता बहुत सारे अपराधों को एक जगह संकलित करती है, इसलिए साधारण दंड संहिता है। इसमें कई प्रकार के अपराधों का एक जगह संकलन किया गया है। इसमें साधारण अपवाद भी बताए गए हैं, जहां पर कि किसी प्रकार का कोई कार्य करने के पश्चात भी कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। तो भारतीय दंड संहिता को 23 अध्यायों में अलग अलग डिवाइड किया गया है और इसमें 511 मूलतः सेक्शंस है। इसका समय समय पर अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं और कुछ सेक्शंस इसमें से लोपित भी कर दिए गए हैं, जिसका हम समय अनुसार आगे के अध्ययन में